मैं चाहता हूं कि स्थानीय संस्कृति को नई संस्कृति के साथ मिलाकर रखूं, ज्यादा करके शरीर की भाषा से अभिव्यक्त करना, ताकि सबको कुछ नया दिखा सकूं। उम्मीद है कि तिब्बती बच्चों को और विविध तरह की सामग्री दिखा सकूं। सबसे फैशनेबल स्ट्रीट डांस से हम तिब्बत की अपनी चीजों को व्यक्त करना चाहते हैं। ये मुझे हमेशा एक सकारात्मक और ऊपर उठाने वाली भावना देता है। ल्हासा में स्केटबोर्ड का अनुभव शून्य से शुरू होकर अस्तित्व में आया है। उस समय स्केटबोर्ड खेलने वालों की संख्या इतनी कम थी कि 5 उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। खेलने वालों में से कुछ ही अच्छे थे, लेकिन यह सकारात्मक रूप से और बेहतर हो सकता है। ल्हासा में आपका स्वागत है। मैं बचपन से इस बाखोर स्ट्रीट में पला बढ़ा हूं। ये वही जगह थी जहां हम सबसे पहले स्केटबोर्ड खेलने जाया करते थे। 4-5 साल की उम्र में मैंने देखा कि कोई स्केटबोर्ड खेल रहा है और तभी मुझे उससे प्यार हो गया। हम उस समय ट्रिक्स नहीं करते थे। हम तो पेट के बल फिसलते, कभी कूदते और छोटी सी ओली जैसी छलांग लगाते थे। तब हमें यह भी नहीं पता था कि इसे ओली कहते हैं, पर मैं तब भी छलांग लगाता था। हॉफमैन 29 वर्ष के एक प्राथमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक हैं और ल्हासा के सबसे पहले स्केटबोर्ड खिलाड़ियों में से एक। 2010 से लगभग 2017 तक हम लोग पोताला पैलेस स्क्वायर पर स्केटिंग करते थे, क्योंकि वहां की सीढ़ियां बिल्कुल उपयुक्त थीं। कुछ लोग कहते हैं कि स्केटबोर्ड खेलने वाले सिर्फ शरारती लड़के होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक संस्कृति है, सच्ची स्ट्रीट संस्कृति। अगर आप सच में इसे समझें, सीखें, तो आप सीधे प्रो स्केटर बन सकते हैं। हम अक्सर तेबा की स्केटबोर्ड दुकान पर इकट्ठा होते। यह ल्हासा की इकलौती स्केटबोर्ड दुकान और स्केटर्स की बैठक की जगह थी। दुकान का मालिक तेबा तिब्बत के सबसे मशहूर स्केटर्स में से एक है। ल्हासा में स्केटबोर्ड से जुड़े ज्यादातर आयोजन तेबा ही करता है। हॉफमैन और तेबा दोनों ने ल्हासा के स्केटबोर्डिंग सीन की वृद्धि देखी है। मैं अब 30 साल का हूं। स्केटबोर्डिंग का पहला साल मानकर अब तक करता आ रहा हूं। हर साल का वर्ल्ड स्केटबोर्डिंग डे पूरी दुनिया के स्केटर्स का साझा उत्सव होता है। मैं 2017 से ल्हासा में इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी तेबा लेता आ रहा है। हर साल कुछ मजेदार खेल शामिल किए जाते हैं। सभी खूब आनंद लेते हैं और तकनीक भी धीरे धीरे बेहतर होती है। इस साल की मुख्य पोस्टर डिजाइन भी तेबा ने की है। थीम है स्केटर टुगेदर और इसमें इंसान, किरदार, यहां तक कि एलियंस स्केटबोर्ड करते दिखाए गए। तेबा कहता है, स्केटबोर्डिंग खेल से ज्यादा मजे करने की चीज है। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटे से खेल को बड़े उत्सव में बदल दें, और हर साल ये और भी रंगीन बनता जा रहा है। ल्हासा की स्केटबोर्डिंग दुनिया में युवा खिलाड़ी बहुत प्रभावशाली हैं। तेबा उन्हें अक्सर मदद और मार्गदर्शन देता है।
हालांकि शुरुआत में परिवार का दबाव भी रहा। माता पिता कहते थे सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हूं। बाद में जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उनकी सोच धीरे धीरे बदली। हम भविष्य के बारे में इतना नहीं सोचते, हम प्रक्रिया को ज्यादा महत्व देते हैं और प्रक्रिया भी सुंदर है। गलतियां भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, सब खुश रहते हैं क्योंकि आजादी यही है, दबाव रहित खेल। गिरना और फिर उठकर दोबारा प्रयास करना, यही हिम्मत है। जब हम मुश्किल ट्रिक्स करते हैं तो वो एहसास अनोखा होता है। मैं तुम्हें ये ग्रिप देता हूं। ठीक है, धन्यवाद। तेबा ने स्केटबोर्ड से जुड़े बहुत डिजाइन भी बनाए हैं जो सर्कल में बहुत मशहूर हैं। अक्सर बाहर से आए स्केटर्स और पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। क्या तुम आज दोपहर स्केटबोर्डिंग कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। कहाँ? टोंगन्यू स्क्वायर में। वहाँ लोग जरूर होंगे। हाँ होंगे, लेकिन बहुत गर्मी है। तुम ग्वांगडोंग से हो, है ना? हाँ, मैं ट्रेन से आया था। एक दोस्त ने बताया था कि इस साल गो स्केटबोर्डिंग डे का पोस्टर तुमने डिजाइन किया है। वहाँ एक इंडोर स्केटबोर्डिंग पार्क भी है। क्या वो भी तुम्हारा है? हाँ, देखते हैं हम कितनी दूर जा सकते हैं। कई लोग यहाँ से स्मृति चिन्ह लेकर जाते हैं। वो कहते हैं ये स्केटबोर्ड बहुत कूल है, इसे हम वापस ले जाकर सजाएंगे। लोग इसमें सिर्फ मस्ती करते हैं। हम में से कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, हम बस मजे के लिए कर रहे हैं। अगर गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। देखो, सब कितने खुश हैं। ये बिल्कुल फ्री है, कोई दबाव नहीं। हम बस साथ में वक्त बिताते हैं, मजा आता है। रेजिलियंस का मतलब है गिरने के बाद फिर उठना और आगे बढ़ते रहना। जो स्केटबोर्डिंग नहीं करता वो कभी नहीं समझ सकता कि कठिन ट्रिक पूरी करने का एहसास कैसा होता है। मेरे लिए तो ये हमेशा पॉजिटिविटी ही लाया। हेलो, सबको नमस्ते। मेरा नाम डेंसन जिंगमेई है। मेरी उम्र है 37 साल। मैं 20 साल से भी ज्यादा समय से स्ट्रीट डांस कर रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं, कर दिखाते हैं। वो कहता है स्ट्रीट डांस का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी स्वतंत्रता है। आप कभी भी संगीत पर नृत्य कर सकते हैं। ये बहुत सहज और खुला है, किसी कठोर नियम में बंधा नहीं। हमने कोशिश की कि सबसे आधुनिक स्ट्रीट डांस से हम अपनी तिब्बती पहचान को व्यक्त करें। तिब्बत का DCB स्ट्रीट डांस कॉन्टेस्ट 2008 में शुरू हुआ था और सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक है। जिंगमेई कहता है स्ट्रीट डांस ने तिब्बत का दूसरा पहलू दिखाया। बहुत से लोग सोचते हैं
कि तिब्बत में सिर्फ सुंदर नज़ारे, परंपरा और धर्म है, जिसका आधुनिक फैशन से कोई संबंध नहीं। लेकिन जब युवा समूह स्ट्रीट डांस से अपनी संस्कृति व्यक्त करते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है। साइफर एक घेरे में नाच रहा है। जब भी म्यूजिक बजे और मन करे तो बस नाच लो। मेरा नाम कांगमू है। मैंने लहासा में एक कॉफी शॉप खोली है। उसने हाईलैंड कॉफी लैब भी बनाया, जहां तिब्बती कॉफी के विकास पर काम होता है। 2018 से अब तक उसने लहासा में 4 कैफे खोले हैं। वो तिब्बत की पहली इंटरनेशनल कॉफी क्वालिटी जज भी है और चीन की कॉफी प्रतियोगिता की मान्यता प्राप्त परीक्षक भी। वो तिब्बत की कॉफी इंडस्ट्री के विकास को लेकर बहुत गंभीर है। उसने कहा, हमने तिब्बत के पहले कॉफी बीन्स उगाए। 5.5 किलो ताजे फलों से केवल 300 ग्राम ग्रीन बीन्स निकले। हमने उन्हें 7 हिस्सों में बांटकर चीन के नामी रोस्टर्स को भेजा ताकि वो इसे परख सके। 2019 के वर्ल्ड कॉफी रोस्टिंग चैंपियन चेन शेंगहाओ को भी सैंपल भेजा गया। उन्होंने कहा, इसका स्वाद विशिष्ट है, स्वच्छता और मिठास बनी हुई है और इसकी गुणवत्ता उम्मीद से बेहतर है। इस तरह तिब्बत की कॉफी ने भी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। गलतियां भी सक्रिय रूप से यहां स्थानीय स्तर पर कॉफी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। वो अक्सर अपनी दुकान में पेशेवर कॉफी चखने यानी टेस्टिंग के कार्यक्रम आयोजित करता है। ऐसे कप टेस्टिंग यानी कपिंग प्रतियोगिता की प्रक्रिया में एक चरण ये होता है कि सबसे कम समय में आप कॉफी प्रोसेसिंग पद्धतियों का अंतर पहचान सकें। हेलो, तुमने चख ली? हाँ, मैंने चख ली। हेलो। मुझे इसका स्वाद मंदेलिंग जैसा लगा, लेकिन फ्लेवर काफी अलग है। इसकी मिठास और शुद्धता बेहतरीन है, शायद इसलिए क्योंकि आपने बीन्स तोड़ते समय बहुत ध्यान रखा होगा। इसकी बॉडी और मिठास शानदार है और इसमें लाल बीन्स जैसा स्वाद आता है। कॉफी कपिंग में आपको बहुत जल्दी निर्णय लेना होता है। विभिन्न प्रोसेस से बनी कॉफी के बीच अंतर पहचानना पड़ता है। हाँ, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये एनारोबिक और नेचुरल प्रोसेस्ड कॉफी है। मूल रूप से आप ये तय कर सकते हैं कि ये कप येन यांग सन ड्राइड है। पहला वाला, क्या सबको कुछ महसूस हुआ? मुझे नहीं पता। हाँ, पहला रोबस्टा है। सब लोग देख सकते हैं। फिर से एक बार चखिए, रोबस्टा का स्वाद पहचान लीजिए। अब हम छोंगसेकांग मार्केट चलते हैं। वहां से थोड़ा दूध का पनीर और मक्खन खरीदते हैं, जिसका उपयोग लहासा लैटे बनाने के लिए करेंगे। हमारे ज्यादातर ग्राहक स्थानीय लोग हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉफी के जरिए स्थानीय और आधुनिक संस्कृति को जोड़ें। यही हमारा मकसद है। हमने पाया कि यहाँ का स्थानीय ग्राहक वर्ग काफी बड़ा है, तो हमें धीरे धीरे लगा कि कॉफी को एक माध्यम बनाकर स्थानीय संस्कृति और नई संस्कृति को मिलाना चाहिए और थोड़ा प्रयोग करके देखना चाहिए। कुछ ठंडी कुरकुरी जैसी चीजें बनाना, जैसे लहासा लैटे जिसमें दूध का पनीर और मक्खन हो।
गलतियों ने कहा, ये सभी स्थानीयकृत प्रयास काफी अच्छे साबित हुए। कुल जनसंख्या की तुलना में ल्हासा में कॉफी शॉप्स की संख्या बहुत ज्यादा है, 400 से भी अधिक। स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। हम भी चाहते हैं कि लंबे समय तक डटे रहें, यहां कॉफी पसंद करने वाले दोस्तों के साथ साथ बढ़ते रहें। अब इस क्षेत्र में लोग वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्रियाओं को अक्सर शरीर की भाषा से व्यक्त किया जाता है ताकि सबको कुछ नया दिखाया जा सके। मेरा नाम सोरांग जोमा है। मैं डिएंजा थिएटर ग्रुप की सदस्य हूं। गाओसो माओडो स्टूडियो की संस्थापक हूं और एक इंडिपेंडेंट डांसर भी हूं। इस बार का नया प्रयोग है हमारा मिट्टी तत्व पर काम करना, क्योंकि मिट्टी खुद में सहनशीलता और एकजुटता का प्रतीक है, और संयोग से मिट्टी पर नृत्य करना भी वही है जिसे हम हमेशा आजमाना चाहते थे। मैंने 10 साल की उम्र से ही नृत्य सीखना शुरू किया। फिर चोंकिंग गई, फिर जोंगजुआन में रही और फिर चेंगडू जाकर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहीं से मेरा पेशेवर नृत्य प्रशिक्षण शुरू हुआ। 12 साल के नृत्य करियर के बाद विश्वविद्यालय से निकलकर सोरांग जोमा भी उन युवाओं की तरह थी जो स्थिर जीवन और सपनों के बीच संघर्ष करते हैं। डिग्री पूरी करने के बाद लोग चाहते थे कि मैं सरकारी परीक्षा दूं, क्योंकि लड़कियों के लिए यह सुरक्षित विकल्प माना जाता था, एक स्थायी नौकरी, शांत और खुशहाल जीवन। लेकिन ल्हासा में 1 साल काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो नौकरी मेरे विषय से संबंधित नहीं थी और माहौल बहुत दबावपूर्ण था। इस 1 साल के सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि मुझे डांस ही करना है। मैंने नौकरी छोड़ी और आगे की पढ़ाई की। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने फ्रांस के नेशनल मेट्जर पब्लिक म्यूजिक एंड डांस कंजर्वेटरी में आधुनिक नृत्य का अध्ययन किया। 4 साल मैंने वहां बिताए। इस दौरान शिक्षकों ने हमें लगातार प्रोत्साहित किया कि हम अपने शरीर का उपयोग करके नई कहानियां गढ़ें, अपनी विशेषताओं को खोजें और उन्हें उभारें, और लगातार खुद को चुनौती दें। इस शिक्षा का सबसे बड़ा अनुभव मेरे लिए ये रहा कि मैंने बेहद स्वतंत्रता से अपनी अभिव्यक्ति की। फ्रांस के 4 सालों ने सोरांग जोमा को नया रास्ता दिखाया। वो चाहती थीं कि वापसी पर कुछ अलग किया जाए। ल्हासा लौटने के पहले ही साल उसने अपने 2 समान विचारधारा वाले दोस्तों के साथ डिएंजा ग्रुप बनाया। आधुनिक नृत्य करने वाले यहां बहुत कम हैं। लोग अक्सर नहीं समझते, कहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों नाचते हैं। स्वीकृति भी उतनी नहीं है, लेकिन यह आत्मसंवाद की प्रक्रिया है। मेरे लिए यह अपने आप से संवाद था। पहले हिस्से में आत्म टकराव और अंत में संगीत के साथ धीरे धीरे सामंजस्य। इस तरह की कोशिश सबके लिए पहली बार थी। हम तिब्बत की समकालीन कला में नए तरीकों से प्रयोग करना चाहते थे। नृत्य पूरा होने पर वो मजेदार था। बाल बिखरे, चेहरे और नाक पर मिट्टी, सब कुछ जैसे एक खास मेकअप। मेरे लिए ये हमारी अपनी कलात्मक पहचान है। कला मेरे लिए बेहद जादुई है, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देती है। प्रयोग बहुत जरूरी है। हर प्रदर्शन हर बार अलग होता है, क्योंकि दर्शकों का स्थान और माहौल बदलता है। फीडबैक भी अच्छा मिला।
作品分为三部分，第一部分浅，以平等性和前期。बच्चों को आधुनिक नृत्य सिखाने के लिए स्वरांग जोमा ने जियानवू स्टूडियो खोला। 我觉得艺术 स्टूडियो का नाम भी सुमा यानी तिब्बती में स्वागत है। 给我们很多灵感吧。 यहाँ हर कोई जो नृत्य कला और इस पेशे से प्रेम करता है खुले दिल से जुड़ सकता है। बहुत से बच्चे यहाँ मोबाइल से सीखे नृत्य छोड़कर सही ढंग से प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक साल से ज्यादा हो गया है। वो हमें रोज अभ्यास करने को प्रोत्साहित करती हैं। मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन हर कोई संघर्ष से गुजरता है। 在藏语当中，苏木就是一个 अगर ये संघर्ष उस चीज से जुड़ा है जो आपको प्रिय है, तो आप भाग्यशाली हैं। वो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। मैं यहाँ डांस की पढ़ाई जारी रखने की योजना बना रही हूँ। हम तिब्बती बच्चों को और अधिक विविध सामग्री देना चाहते हैं। बस में ड्राइवर कहता है, टिकट प्लीज। 有肯定的。 पूरा दिन मुझे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। The drivers on the bus says tickets please all day long. Good morning. हर शनिवार सुबह जुमुयांग नाम का बच्चा अपनी माँ के साथ नुओ नुओ टोंगशू जाता है, जहाँ शिक्षक सांची कहानियां सुनाते हैं। वो कहता है, मुझे नई कहानियां पसंद है। आज की कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी। 下暑天， मुझे शनिवार को आना अच्छा लगता है, क्योंकि शिक्षक कहानी सुनाते हैं, हमें हस्तकला करना सिखाते हैं और दोस्त भी बनते हैं। 没有 जाची इस पुस्तकालय के संस्थापक हैं और बच्चों के कहानी राजा हैं। 2018 से हर शनिवार सुबह बच्चों को तिब्बती और अंग्रेजी में कहानियां सुनाई जाती हैं और हस्तकला कराई जाती है। जाची ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ा था, फिर वो शिक्षा क्षेत्र में आए। Giraffe. He was too tall. Let's go. Let's go. Slow. Slow. Fast, 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 fast.我要跌切下，跌切下，就要推就。 पहले बच्चों को ऑडियो कहानियां सुनाते थे, क्योंकि यहाँ तिब्बती भाषा में सोने से पहले की कहानियां नहीं थीं। फिर उन्होंने ऑनलाइन तिब्बती कहानियां बनानी शुरू की। 2018-19 में वो अमेरिका गए, जहां उच्च गुणवत्ता की किताबों से परिचय हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना तिब्बती चित्र पुस्तकें बनाई जाएं।
अब तक 20 किताबें आ चुकी हैं, कुछ विदेशी अनुवाद, कुछ चीनी किताबों के अनुवाद और कुछ मौलिक। हालांकि ये किताबें शानदार हैं, लेकिन तिब्बती परिवारों के लिए ये एक नया अनुभव था। पुरानी पीढ़ी को ऐसे संसाधन नहीं मिले थे। अब बच्चों को किताबों की दुनिया से, डिजिटल दुनिया से परे बहुत मदद मिल रही है। लहासा में तिब्बती किताबों को माता पिता और बच्चों ने सराहा है। कहानी की किताबें एक सीमित चीज हैं। शहरों में माता पिता के पास हर तरह के साधन मौजूद हैं। लेकिन दूर दराज के इलाकों में ऐसा नहीं है, इसलिए उन्हें बाहर से मदद की जरूरत होती है और हम मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सांची अब इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं, हम 100, 200 या 300 उच्च गुणवत्ता की किताबें भविष्य के तिब्बती बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। अब मैं आपको मिस पेमा के सुपुर्द करता हूं। सबसे ज्यादा मुझे खुशी देने वाली बात यह है कि मैं भविष्य के तिब्बती बच्चों के लिए 100 किताबें छोड़ सकूं। मुझे नहीं पता, शायद 200 या 300 जितनी भी हों। बहुत ही सुंदर चित्र पुस्तकें। मेरा मानना है कि यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। हम साथ मिलकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों के बहुत करीब रहने वाले चैन छिंग शी यानी भाविक कविता जैसे प्रदर्शन के तरीकों को आजमाने की कोशिश। इस शहर की विविधता और इसकी सहनशीलता ने ऐसे कई अवसर दिए हैं। अब हम लहासा में भी दुनिया के हर शहर की कॉफ़ी बीन्स पी सकते हैं। जब लोग मेरा बनाया हुआ काम देखते हैं तो वो धीरे धीरे अपना नज़रिया बदलने लगते हैं। शायद आगे चलकर वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर मैं बहुत से बच्चों को, बहुत से तिब्बती बच्चों को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ दिला सकूं, चाहे वो तिब्बती भाषा की किताबें हों या कोई और किताबें, अगर उन्हें पढ़ना पसंद आने लगे तो मुझे लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया।